गाइस ये फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है। अगर आप में से किसी ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट उससे पहले मत देखिएगा। ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करके पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि फिल्म भी आधे में से शुरू करोगे समझ में नहीं आती है यार। स्टार्टिंग से देखने पे ही मज़ा आता है। तो इन्जॉय करो इसको, वीडियो को। कोई रट्टा वगैरह मारना नहीं सिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है फर्स्ट पार्ट का, आई बटन पे ऊपर लिंक है, जाके क्लिक करो, पहला पार्ट देखो और देन यहाँ पर आ जाओ सेकंड पार्ट के लिए। तो भैया अब बात जो हमने पिछले जो हमारा चैप्टर था उसमें था क्यों और कैसे, ये दो क्वेश्चन थे। तो इसको बिल्कुल ब्रीफ में जाएंगे और आराम से एक मूवीज़ की स्टोरी की तरह मैं सुनाऊंगा, बस इंजॉय करो, ठीक है। तो भाई अब थोड़ा हम उधर से आ गए हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में आ गए हैं 1774 में। अब 1774 में क्या होता है, बुर्बो। अब ये बुर्बो क्या होता है आप समझोगे। अब जैसे देखो, मैं हूँ, मेरा सरनेम क्या है, चौहान, मैं चौहान वंश का हूँ। आप में से कोई गुप्ता वंश का है, कोई किसी वंश का है, कोई राजपूत वंश का है, भारद्वाज वंश है, शर्मा है, ऐसे बहुत वंश हैं। हाँ भाई मैं शर्मा उसका हूँ। तो ऐसे ही बुर्बो है, बुर्बो राजवंश। अब इनके आगे राजवंश क्यों लिखा जाता था, तो भाई राजा थे इसलिए राजवंश, आम आदमी होगा उसके आगे नहीं लिखा जाता था। बुर्बो का राज जो बुर्बो राजवंश था उसमें लुई 16 राजा बन गया भाई, किंग बन गया, किंग बन गया 1774 में। अब जब वो किंग बना लुई, तो उसकी एज थी ओनली 20 ईयर्स, ओनली। अब जाहिर सी बात है, आप तरह सबकी तरह यंग ब्लड, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक जवान लड़का किसी चीज से पीछे ना हटे, ऐसा लड़का। अब उसको भैया देखो, जवान लड़का है, सीट पर बैठ गया, गद्दी संभाल ली, इतना बड़ा उसको पूरे उसका फ्रांस का किंग बन गया, उसको सारा चलाना है, सब कुछ चलाना है। अब लेकिन उसको हर चीज देखनी है ना। अब ये थोड़ी कि किंग वगैरह देश सेवा में अगर उसको अपना परिवार भी चलाना है, उसको अपने बच्चे पैदा करने हैं, जब बूढ़ा हो जाएगा तो उनको किंग बनाएगा, ये सब इसने माइंड में पहले ही सेटअप कर लिया। क्या हुआ, अब जब राजा है तो इसको चाहिए भैया रानी, है ना, क्वीन चाहिए। अब ढूंढो कहाँ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, बंदे गए ढूंढने गए ढूंढने गए, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए ऑस्ट्रिया को, कि लड़की सुंदर चाहिए, ऐसी चाहिए, सो नखरे होंगे भाई के। ऑस्ट्रिया पहुंचे, ऑस्ट्रिया की वहां की रानी थी एंटोनेट, ये इसको पसंद आ गई। कह रहा भाई चाहिए चाहिए तो ये ही चाहिए, ये इसको आगे पसंद। कह रहा भाई करो बात करो। तो भाई ठीक है भैया, लड़की भी राजी हो गई, शादी हो गई। शादी में कह रहा भाई साहब महल को सोने की तरह सजा दो। इसके महल का नाम था प्रयास। महल को सोने की तरह सजा दो, फूल लगा दो, हाथी बुलाओ, घोड़े बुलाओ, यहाँ से ये मंगाओ सोना, वहां से हीरा, वहां से लाइटिंग वगैरह, ऐसा कर दो कि ऐसा महल किसी ने देखा ना हो, चाहे पैसा लग जाए जितना मर्जी। यही हुआ। अब क्या था भाई, जवानी में बना, जब 20 साल की उम्र में बैठा, प्लस में उस टाइम पे जब इस सीट पर बैठा, तो इसका जो शाही खजाना है ना उसमें इतना पैसा नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ भाई, शादी चाहिए धूमधाम से, महल को सजा दिया, लेने गया है, 10 हाथी भेज रहा है, घोड़े भेज रहा है, हीरे जवाहरात सब कुछ भेज रहा है। चलो भैया हो गई शादी। अब धीरे 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 क्या हुआ, टाइम बीतने लगा, टाइम बीतने लगा। अब क्या हुआ, सत्ता बन गई, सब कुछ बन गया। अब लेकिन क्या हुआ, जो शाही खजाना था उसमें पैसा नहीं था। पैसा दो वजह से नहीं था। पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि भाई ने शादी में खूब लुटाया, खूब लुटाया। दूसरी वजह ये कि इन दोनों का ना, अमेरिका और फ्रांस, इन दोनों का एक कॉमन दुश्मन था। कौन था, ब्रिटेन। यार ये थोड़ी सी अभी इसमें आदत नहीं है लिखने की, जल्दी पड़ जाएगी। तो ब्रिटेन था, इनका क्या था, कॉमन दुश्मन, कॉमन एनिमी। अब भाई ब्रिटेन को उस टाइम पे आपको पता है, जैसे कि इंडिया पे, आधे वर्ल्ड पे इसका कब्जा था ब्रिटेन का। हमारे इंडिया से ही लगा लो आप, इसका कब्जा था बहुत ज़्यादा।
अब क्या हुआ, इन दोनों का कॉमन दुश्मन ब्रिटेन था। जब यूएससी की 13 कॉलोनीज, कॉलोनी का मतलब हमारी हिंदी वाली बुक में है उपनिवेश, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है ये समुद्र के पास के छोटे छोटे देश टाइप राज्य, ये रे कॉलोनी। ये जो कॉलोनी है ना, इस पे कब्जा हो रहा था इसका। अब यूएस से कहता भैया मैं अपना ये एरिया छुड़ाऊंगा क्योंकि समुद्र के पास का यहाँ से बिजनेस है, इसका पैसा आता है यहाँ से, इसको छुड़ाऊंगा। लेकिन फ्रांस बोला भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तेरी मदद करूंगा चाहे पैसा लग जाए जितना मर्जी, वैसे ही खाली पड़ा है ये। लेकिन इसने क्या करा, लुई ने भाई इधर से पैसे मांगे, उधर से पैसे मांगे, इधर से पैसे मांगे, उधर से पैसे, दुनिया भर का पैसा लगा दिया। कम इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, बाद में छुड़ा तो लिया लेकिन 10 अरब लिरवे। अभी ये क्योंकि वर्ड आ गया है लिरवे। अच्छा अच्छा सुनो, ये जो लिरवे वर्ड है ना, कंफ्यूज मत हो। अब आप देखो आज के टाइम पे हमारे रुपए चलता है ना। जब किसी को राजा महाराजा के टाइम पर कुछ और चलता होगा, वहां पे दिनार चलती थी, तब हर जिसकी सत्ता आई है उसने अपने हिसाब से पैसा बनाया है। तो ये उस टाइम की करेंसी है, उस टाइम की करेंसी है, उस टाइम की मुद्रा है। आज के टाइम पे हम पाउंड है वहां पर, लेकिन किसी टाइम पे लिब्रे भी थी, लिब्रे, लिब्रे। तो उस टाइम की करेंसी है ये, ज़्यादा कंफ्यूजन मत, सिर्फ कि वर्ड याद रखना कि लिरवे आ जाए तो इसका मतलब है भैया ये उस जमाने की करेंसी है जिसको बाद में 1794 में बंद कर दिया गया। लेकिन उसको की सत्ता चेंज, जो बंदा आएगा अपने तरीके से चलाएगा। राजा महाराजा को यही था, जैसे हमारे देश में कभी महाराणा प्रताप के सिक्के चल रहे थे, कभी पृथ्वीराज चौहान के सिक्के थे, कभी खिलजी के सिक्के थे, हर किसी ने अपने सिक्के चलाए। ऐसे ही चल रहा था लिरवे। अब इसने भैया 10 अरब लिरवे कर्ज लेके मदद तो कर दी। अब ये लिरवे के बारे में अगर बुक में आया तो आपको सब पता, लिरवे का मतलब आते ही समझ जाना किस पे बात हो रही है, ठीक है। अब इसने 1794 में वो बंद हो गया, अब इसने लिरवे भाई खर्च कर दिए, और 2 अरब लिरवे का इस पे भैया पहले ही इसका हिसाब किताब डगमगा रहा था, समझ लो 12 लिरवे का तो कर्ज हो गया था। अब जिससे इसने कर्ज लिया वो तो कर्ज मांगेंगे कि भाई दे पैसा। लैंडर्स, इंग्लिश की बुक में लिखा है लैंडर्स और हमारे हिंदी में है कर्जदार। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस टाइम लुई को अपना पैसा दिया, यानी कि लोन दिया, क्रेडिट दिया, उधार दिया। अब वो उतना ज़्यादा हो गया और ये चुका नहीं पा रहा। भाई ये कर्जदार बोले ऐसा है भैया हम लेंगे अब 10% टैक्स, वो इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसने 1,000 रुपये दिए हैं तो उसका 10% 100 रुपये हो गया। अगर समझ लो 1 लाख है, 2 लाख है, उसका 10% निकालो, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हम, बात ऐसी है कि अब हम लेंगे 10% इंटरेस्ट हमारे लोन पे। अब भैया इसकी जो लुई है इसकी सटक गई, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। अब ये होने लगा, लुई जो है हमारा थोड़ा सा पागल टाइप में, कि कहाँ से लाऊं इतना पैसा, कैसे लाऊं। बहुत सोचा समझा वगैरह, समझा तो इसने सोचा कि यार देखो कुछ तो चुकाना पड़ेगा। तो अब इसने सोचा यार ऐसा करो, पहली बात थोड़े ना ये फालतू खर्चे मुझे पहले अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे, है ना। भैया जो मैं, हमारे जो ये शाही दरबार है, शाही महल है, इसको चलाने के लिए, सजावट के लिए डेली कितना खर्च होता है उस पर उसने थोड़ा कंट्रोल करा कि यहाँ से पैसा बचाओ भैया, ठीक है ना। अब उस, और दूसरा ये कि हर किसी का एक बजट होता है। जैसे अपने घर का बजट देख लो, जब आपके घर में फैमिली मेम्बर या आप में से कोई सैलरी लाता होगा जितनी भी, तो जो हमारी मदर हैं, घर की लेडीज़ है, वो पहले हिसाब बना लेते हैं कि भैया इतने का राशन आएगा, ये बच्चों की स्कूल की फीस, ये इसका ये आएगा, सारा हिसाब पहले बजट बन जाता है घर का। तो ऐसे ही देश का बजट बनता है कि इतना पैसा हम पढ़ाई पे खर्च कर देंगे, इतना पैसा हम रोड बनाएंगे, इतनी सड़कें बनाएंगे। लेकिन क्या करें, लुई मजबूर हो गया। लुई का जो बजट इतना बड़ा हिस्सा था, इसमें आधे से ज़्यादा तो उनको इसमें इंटरेस्ट देने में चला जाता, सारा पैसा इंटरेस्ट में चला गया, बच ही नहीं रहा। जो सिर्फ इतना सा बच रहा है, अब इससे देश थोड़ी चलेगा, इससे अपना लोगों का चलाए, जो इसने काम काज रख रखे उनको तनख्वाह दे या राजकोष भरे, क्या करे।
फिर से कंफ्यूज, क्योंकि इंटरेस्ट भी चुकाना है, सब कुछ करना है, हर चीज़ करनी है, लेकिन अब इसके दिमाग में आ गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इसका दिमाग करना बंद हो गया। इसने बोला थोड़े खर्चे और कंट्रोल करो, है ना, थोड़े खर्चे और कंट्रोल करो, लेकिन वही कि कहाँ से कंट्रोल करे, कहाँ से कंट्रोल करे, दिमाग चला रहा है। इसने क्या करा बंदे ने, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि फिर क्या हुआ भाई, जो इसने करा वो लोगों को थोड़ा सा समझ में आया नहीं, फिर इसको भी समझ में आने लगा कि यार कुछ तो गलत कर रहा हूँ, कहीं ना गलत कर रहा हूँ। तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं कैटेगरी बना दूँ टैक्स लेने की। हिंदी जो पढ़ रहे हैं उनके बुक में एक वर्ड है सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था, ये वर्ड रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ये वर्ड क्या है इसको मैं समझाता हूँ बहुत आराम से, अब सुनो। तो उसने बोला कि हम इनको ना 3 स्टेटस यानी कि 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है, और इस हर कैटेगरी का एक नाम दे देंगे, हर कैटेगरी का एक काम होगा। तो अब उसने क्या करा भाई, इसको 3 कैटेगरी में बांटा। ये कब बांटा, 1 7 8 9, है ना। तो ये अब इसमें इसने पहले जो कैटेगरी बनाई यानी कि स्टेटस बनाया, वो बनाया पादरी वर्ग। अभी पादरी के वर्ग क्या होता है, पादरी वर्ग होता है जो हमारे चर्च में पादरी होते हैं ना, हाँ ये उन्हीं पादरी की बात हो रही है। एक वर्ग हो गया इनका, एक कैटेगरी होगी पहली ये। दूसरी कैटेगरी भाई कुलीन वर्ग। अभी कुलीन क्यों होता है, देखो एक होता है रिच, है ना, एक होता है बहुत ज़्यादा रिच जिसमें पैसे कमाने लायक, मुकेश अंबानी वगैरह, अडानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स। एक इसने बना दी इन लोगों की सेकंड कैटेगरी। बाकी बचे कुचे जितने भी थे उनको थर्ड यानी कि 3 स्टेटस में डाल दिया। अब इस 3 स्टेटस में कौन कौन डाले, मैं आपको रिच बताया, कुलीन वर्ग रिच, है ना। अब तीसरे स्टेटस में डाले इसने भाई एडवोकेट डाल दिए, ठीक है ना, अदालत में जो काम करते हैं वो कर्मचारी डाल दिए, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले, छोटे मोटा बड़ा बिजनेस जो करते हैं बिजनेसमैन वो डाल दिए, किसान दे दिए, कारीगर दे दिए, छोटे किसान दे दिए, मजदूर, नौकर, उसके अंदर भी इसने कैटेगरी बना दी। जो तीसरे मेन 2 तो रख लिए, जो रिच एकदम अंबानी टाइप के लोग और चर्च, बाकी सबको तीसरी कैटेगरी में इसने डाल दिया। अब हुआ क्या, इसने हर कैटेगरी को, जो उसकी जो कैटेगरी, इसने कुछ कैटेगरी जो है उनको ना एक राइट दे दिए, अधिकार दे दिए कि यार जाओ तुम, मेरी तरफ से मैं तुमको राइट देता हूँ, तुम करो, कोई नहीं पूछेगा। तो राइट क्या हुआ यार, जो हमारा पादरी है, चर्च है, इनके पास क्या था, इनके पास जमीन बहुत थी, इनके पास जमीन बहुत थी, बहुत जमीन थी। अब इनको राइट दे दिया कि ऐसा है भाई, तुम एक काम कर सकते हो कि तुम्हारे जो हम तुम्हें राइट दे रहे हैं, या तुम्हारे जो कुल है, जो तुम्हारी पीढ़ी है, इसमें कोई भी बच्चा पैदा होगा उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जो इस तुम्हारे कुल में या जो भी पादरी वंशज में जन्म लेगा वो हमेशा से टैक्स फ्री रहेगा। ये बहुत खुश हो गए, कह रहे मजा आ गया भाई। अब ये तो कह रहा भाई हम तो हो गए रिलैक्स, अब बाकी देखो अपना। अब दूसरे का क्या हुआ, ये भी भैया क्या कुलीन वर्ग था, ये बड़े रिच होते थे। इनको क्या बोला यार, तुम रिच तो, अब जैसे मुकेश अंबानी है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, वो रिच बहुत है, लेकिन बिजनेस या काम तो वो भी करता है ना, अपने नीचे छोटे बंदे रखता है ना। ऐसे ये थे, इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, जो तुम बंदे रखोगे यानी कि काम कराने के लिए, उस टाइम पे 90% लोग किसान थे वहाँ पर, ठीक है। अब सीन क्या था, 90% लोग किसान थे, लेकिन जरूरी नहीं ना कि जो 90% लोग किसान हो उन 90% लोगों के पास अपनी जमीन हो, नॉट पॉसिबल। मान लीजिए ये 90%, यहाँ पे इस 10% को हटा दो, ये सारे लोग किसान हैं, सारे लोग, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इन सब के पास अपनी जमीन हो,
ये कैटेगरी जो बनाई है फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मकसद ही यही था क्योंकि 90 में से 60% जमीन तो ये दो ही लेके बैठे हुए हैं, कुलीन और पादरी। इनकी जो जमीन थी, यहाँ पे जो किसान आते थे वो नौकरी करते थे, ये उनसे बोलते थे कि भाई हम अपने जमीन दे रहे हैं, तुम यहाँ पे उगाओ, जो उगाना है उगाओ। क्योंकि इनके पास अपनी जमीन नहीं थी, जमीन बहुत कम लोग, 30% लोगों के पास सिर्फ अपनी जमीन थी, बाकी सारी जमीन तो ये दो लोग घेर के बैठे थे। अब 90% लोग किसान, लेकिन किसानी के लिए जमीन नहीं। जमीन किससे लेनी पड़ेगी? या तो चर्च के लोग देंगे या तो कुलीन वर्ग देगा। ठीक है, अब चर्च के लोगों ने जमीन दी, उसने बोला कि भाई मैं लूंगा टैक्स। अब आपके बुक में 2 नाम है, वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहा भाई मैं लूंगा टैक्स। पहले टैक्स का नाम होगा टाइद। ये क्या होगा? धार्मिक टैक्स। अब मैं बताता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई आपसे मैं लूंगा टैक्स, ये होगा धार्मिक टैक्स। ऐसे मेरा कुछ नहीं भैया, मंदिर है, इसका रख रखाव है, मंदिर की जमीन पे काम कर रहे हो, इसका रख रखाव तो आपको देना पड़ेगा, तो भाई ये टैक्स तो मैं आपसे लूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, चलो ये टैक्स ले लेगा एक ये। उसके ठीक है भाई, तो अब इसने बोला भैया मैं लूंगा इस टाइड का टैक्स। टैक्स कितना? वो भी भाई 10%। अभी किसान देखो हर जगह से मर रहा है। पहली बात, ये इसको जमीन देगा, उसकी जमीन पे इसने इतना करा, और उसका जितना भी उसने जितनी भी जमीन करी उसका 10% भैया ये टैक्स ले लेगा, 10% उसका। अब भाई ये यहाँ से हैरान कि भाई कहाँ जाऊँ, लेकिन वो है कि भैया गरीब आदमी मरता क्या ना करता, किसान है, कारीगर है, छोटे लोग हैं, इनके पास कमाने का साधन नहीं है, अगर ये नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई दूसरा जो टैक्स लगा वो लगा टाइल टैक्स। ये नाम याद रख लेना, इसको ब्रीफ में कर रहा हूँ। अब ये क्या होता है, ये टाइल टैक्स भी, इसमें गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेल गई। गवर्नमेंट ने क्या पॉलिटिक्स खेली, लुई ने क्या बोला कि भाई देखो, मुझे नहीं पता तुम ऊपर धार्मिक टैक्स में 10% दे रहे हो, क्या दे रहे हो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन तुमको मुझे टाइल टैक्स देने का मतलब कि डायरेक्ट टैक्स, जिसके बीच में कोई पादरी या कोई भी वर्ग कैटेगरी नहीं आएगी, आपको मुझे डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो अगर आप किसी भी लैंड पर कुछ भी नमक ले लो, तम्बाकू ले लो, या कुछ और ETC कुछ भी उगाते हो, उसका कुछ परसेंट टैक्स आपको मेरे को देना पड़ेगा, वरना आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। अब ये जो किसान है बेचारा, ये महंगा काम करे, उस पादरी की ज़मीन पे करे तो पादरी को टैक्स दे, है ना, और बाकी सरकार को टैक्स दे। इसके लिए तो बहुत मुसीबत आ गई थी। यहाँ पे भैया ये इनको यहाँ पादरी में टैक्स से छूट भी मिली, और ये नीचे जो तीसरी कैटेगरी थी उसके लोगों को खा भी रहे थे। ठीक है, अब कुलीन क्या करता है, ये भी बहुत अच्छे इंसान, इसके पास भी जमीन है, कुलीन के पास भी जमीन थी। इसने क्या करा, इसने बोला कि अब इसको क्या राइट दिए, हर किसी को अपना एक राइट दिया। अब इसको टैक्स से फ्री रखा, लेकिन इसको टैक्स से फ्री नहीं रखा। इसको बोला कि भाई देख, तेरे पास जमीन है, ठीक है, हम तुझे दे रहे हैं, ये देते हैं कि तू जो भैया अपने खेतों में काम कराएगा, कोई भी मजदूर से काम कराएगा, कुछ भी काम कराएगा, या फिर आप रोड बनवाएगा, या कुछ भी सेवा करवाएगा, तू करवा, तुझे छूट है। और इसमें क्या होता था, ये किसानों से जो ये काम करवाते थे, समझ लो किसान उनके, वो किसानों के स्वामी होते थे, मतलब कि देवता होते थे, भगवान थे वो कुलीन वर्ग, वो ऐसे भगवान थे कुलीन वर्ग। वो कहता भैया खेतों में भी काम करो, मेरे घर में भी झाड़ू पोछा लगाओ, जो वो सड़क बना, और उसके लिए वो बाध्य कर, मतलब फिक्स कर दिए थे, रूल निकाले थे कि आपको, अगर आप हो तो आपको कुलीन वर्क के लिए करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा और कोई चारा नहीं, अपने घर में चूल्हा जलाना करते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और इसी को सामंती व्यवस्था कहते हैं।
जो कुलीन वर्ग के लिए फिक्स कर दिया, छोटे किसानों को या गरीब आदमी को, जो कारीगर हैं, जो रोड बनाते हैं, हर किसी की अलग अलग कैटेगरी हैं कि भैया जो आपको इनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, जो एक तरह से बहुत गलत भी थी, क्योंकि जो व्यापारी लोग थे छोटे बड़े वो तो अपना काम चला रहे थे, लेकिन जो मजदूर थे, किसान थे, कारीगर थे, इनका भाई साहब जीना जो हो गया बड़ा दुर्लभ हो गया। अब क्या हुआ, अब जो लुई है, अब वो जो अपना काम है वो यहाँ से डायरेक्ट टैक्स लेके चला रहा है, ठीक है। कुलीन वर्ग को वो, क्योंकि इनके जो नंबर्स थे ना, इनके पास जमीन ज़्यादा थी, नंबर्स थे कम लोगों के। अब इनके पास कुछ नहीं था, इनके पास लोगों की संख्याएं बहुत थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहीं से ज़्यादा टैक्स आएगा। और जो भेदभाव है ना, जात का, पात का, गोरे का, काले का, ये कहीं ना कहीं किसी तरह से हर जगह चल रहा है, तो इसको हर जगह को खुश भी रखना था। तो अब तक ये इस तरह से क्या हुआ, इन्होंने काम काज अपना चला रहे थे, ये सारा काम काज जनता से ही चला रहे थे। अब इससे आगे क्या होता है इसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कर देना, थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ बस। चलिए, थैंक यू।